अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये मिफ़त। और आज हमारा जो केमिस्ट्री का हमने शुरू किया हुआ था लेक्चर 16 हमारा है और चैप्टर 2 का टॉपिक है। जो लास्ट लेक्चर 15 था उसमें हम लोगों ने शुरू किया था आइसोटोप्स, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा उसका रिव्यू करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। आइसोटोप्स जो उस दिन हमने किया था उसमें आइसोटोप्स होते क्या हैं? दीज आर दी एटम्स of an element having same atomic number but different mass number. एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स वेयर एज द मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एटम्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? वो आपस में सिर्फ न्यूट्रॉन उनमें डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन का नंबर जो है वो सेम रहता है। फिर इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि आइसोटोप्स जो होती हैं उनमें क्या होता है? they differ in the number of the neutrons, they have same electronic configuration because electronic configuration it depends upon the number of the protons, they have same chemical properties क्यों सेम होती हैं? क्योंकि वो भी एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं और दे आर डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देन वी डिस्कस अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज़ three isotopes, protium, deuterium and tritium। प्रोटियम जो है इसमें क्या है? 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 1 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है एंड 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन 1 एंड ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 एंड न्यूट्रॉन 2। रिप्रेजेंट इसको हम ऐसे करते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये तो हमारा प्रीवियस था। नाउ आज जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज फ्रॉम आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। Carbon also has 3 isotopes. थ्री आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के और इसमें से जो हैं कार्बन के दो आइसोटोप्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं और एक जो है वो अनस्टेबल होता है। थ्री आइसोटोप्स में नंबर 1 C12, नंबर 2 C13, C14।
C12 and C13, these two isotopes are stable. और जो C14 आइसोटोप होता है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है एंड अनस्टेबल. इट इज़ अनस्टेबल. इसका मतलब क्या है कि इसमें से रेडियो एक्टिविटी शो करता है, रेडियो एक्टिव रेज निकलती रहती हैं और जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है और ये स्टेबल होते हैं. जो ये दोनों आइसोटोप, ये C12 जो है इट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन एबंडेंस ऑफ 98.9% और C13 एंड C14 जो है ये प्रेजेंट होते हैं 1.1%. एटमॉस्फेयर में जो कार्बन 12 है ये कितना प्रेजेंट होता है 98.9% और C13 और C14 जो है ये 1.1% प्रेजेंट होते हैं. अब इनमें क्या डिफरेंस है, यू कैन सी इसका जो एटॉमिक नंबर है C6, ये 6 यानी कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स तीनों में कॉमन है, वेयर एज जो मास नंबर है वो डिफरेंट है एंड मास नंबर इज़ द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफर होंगे. इसकी हम अब डायग्राम जो है उसको डायग्रामेटिकली भी इसको कर लेते हैं. ये देखें इसमें प्रोटॉन्स 6, न्यूट्रॉन 6, 1 2. न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, 2 यहाँ पे आ गए और बाकी 4 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए. 2 2 4 5 6. तो ये क्या हो गया, ये है C6 12 और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 and number of neutrons that is also 6. 12 में से हम 6 निकाल देंगे, that is the number of neutron. Then C13 इसमें एक जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है इसमें ज़्यादा है 7, 2 electrons and then 4 electrons. Number of electrons 6, proton 6 and neutron 7. This is C13 6. इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे number of protons 6, number of electrons 6 and number of neutrons that is 7. Then C14 proton 6 and neutron 8. सिक्स इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं फर्स्ट शेल में 2, C14 6. इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 and number of neutrons 8. डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी अगेन उस पर चलते हैं. एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. मास नंबर दैट इज़ द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो आइसोटोप्स हैं उनमें वो क्यों एक दूसरे से डिफर करते हैं ड्यू टू दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इसमें आप देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8. Whereas proton number 6 6 6 and electron के भी 6 6 और 6 है. So carbon has 3 isotopes C12, C13 and C14. These two isotopes are stable whereas this C14 it is unstable radioactive isotope. जो एटमॉस्फेयर में इनकी अमाउंट होती है उसमें
C12 जो है इट इज़ प्रेजेंट 98.9%, सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है, जबकि C13 एंड C14 जो है ये 1.1% जो है वो प्रेजेंट होते हैं। डायग्रामेटिकली इस तरह से आपने ड्रॉ करना है, बुक में भी ड्रॉ हुआ है, अगर तो डिटेल में आएगा तो आपने फिर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, आगे क्लोरीन और यूरेनियम को भी हम डिस्कस करते हैं, वो सब बताने हैं। और अगर सिर्फ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आता है तो आप सिर्फ उसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, there are two isotopes of chlorine. Chlorine 1735 and chlorine 1737. नाउ इसमें आप देखें एटॉमिक नंबर सेम, दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, द न्यूट्रल एटम दे आर सेम। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 35 में से 17 हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। देन इसमें क्लोरीन 17 और 37 में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17, number of neutrons, this is 20. So again the isotopes they differ from one another in the number of neutrons. यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 है और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिमिलर है। समटाइम्स ये MCQs में भी आता है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दी क्लोरीन 1735, उसके नीचे ऑप्शंस दी होती हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि मैथ नंबर में से आपने एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सेम इधर आप 37 में 17 माइनस करें तो 20 आ जाएगा। देन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, uranium also has 3 isotopes. U-234, then U-235, and U-238. अब इसमें भी देखिए अगेन ये जो हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में 92 है, वेयर एज मैथ नंबर U-234, ये 235, 238 ये डिफरेंट है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं। फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92, whereas number of neutrons 142. Two
234 में से 92 आप माइनस कर लें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे 142. देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in U235, this is 92. Number of electrons 92 and number of neutrons 143. फिर U238 में number of protons 92, number of electrons 92 and number of neutrons, ये कितने होंगे U238 में से हम इसको माइनस करेंगे, दैट विल बी 146. सो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सारों में, जबकि चेंज हमारे पास कहाँ आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 142, 143 एंड 146. सो uranium also has 3 types of isotopes, U234, U35, U238. ये भी अगर MCQs में आ जाए कि कितने आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम के 3 होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और कितने होते हैं, अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसमें से इसको माइनस करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आइसोटोप्स का टॉपिक हमारा यहाँ फिनिश होता है. होप कि आपको इसको क्लियर हो गया होगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो कि अब हम पढ़ेंगे. यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. First, radiotherapy. Treatment of cancer. Very important use which is used in the medical science. Radioactive isotopes, they are used for the treatment of the cancer. क्या होता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में जो रेज निकलती हैं, जैसे कीमोथेरेपी होती है, आप लोगों ने सुना होगा, उसमें क्या होता है कि इन आइसोटोप्स में जो रेज निकलती हैं वो यूज़ होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दी कैंसर. इसमें क्या एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे. रेडियो एक्टिव आइसोटोप phosphorus 32, P stands for phosphorus, and strontium 90. Sr stands for strontium. Sr is the symbol of strontium, whereas P is the symbol of phosphorus. These two isotopes, they are used for the treatment of the skin cancer. किसके लिए यूज़ होते हैं? For the treatment of skin cancer. ये और की कैसी रेज एमिट करते हैं? दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस. They produce less penetrating beta radiations. So for the treatment of the skin cancer, radioactive isotope P32 phosphorus, P stands for the phosphorus and Sr stands for the strontium. Phosphorus 32 and strontium 90, it is used for the treatment of the skin cancer because it emits less penetrating beta radiations. Then for the treatment of the cancer within the body, radioactive isotope cobalt 60. C or is the symbol for cobalt.
It is used for the treatment of the cancer within the body. It emits strongly penetrating gamma radiations. या highly penetrating gamma radiations. So for the treatment of the cancer within the body, radioactive isotope cobalt 60 is used. It produce highly penetrating gamma radiations जो बॉडी के अंदर अगर कैंसर हो या ट्यूमर हो या कुछ भी तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उसको ट्रीट करने के लिए कोबाल्ट 60 यूज़ होता है क्योंकि इसमें से जो रेज निकलती हैं रेडिएशंस निकलती हैं वो बॉडी के अंदर तक जा सकती हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ रेडियोथेरेपी. रेडियोथेरेपी क्या होता है कि हम रेडियो वेव्स या आइसोटोप्स में से जो रेज या रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन कैंसर phosphorus 32 and strontium 90 is used because it emit less penetrating beta radiation, whereas for the treatment of the cancer within the body cobalt 60 is used because it emit or it produce highly penetrating gamma radiations. Next is the tracer for diagnosis and medicine. Second use. Next use है as a tracer for diagnosis so radioactive isotopes they are used as a tracer in a medicine to diagnose tumor within the body. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं ये एज अ ट्रेसर यूज़ होते हैं. ट्रेस करना यानी कि सॉर्ट आउट करना मेडिसिन में यानी कि मेडिसिन में इनको एज अ ट्रेसर यूज़ किया जाता है. ये फाइंड आउट करते हैं कि बॉडी में जो ट्यूमर जो है वो कहाँ पे मौजूद है टू डायग्नोज ट्यूमर विद इन द बॉडी. और इसकी जो एग्जांपल है उसमें हम पढ़ेंगे आयोडीन 131. It is used for the treatment of goiter. अब goiter क्या चीज़ होती है? हमारी नेक में थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. बायो आप लोग पढ़ते हैं और जो बच्चे बायो नहीं पढ़ते दे ऑल्सो मस्ट नो कि थायराइड ग्लैंड्स होते हैं हमारी नेक में. और जो थायराइड ग्लैंड है अगर उसका फंक्शन प्रॉपर ना हो तो एनलार्जमेंट हो जाती है नेक में और उस एनलार्जमेंट को हम क्या बोलते हैं गॉइटर. गॉइटर जो है ये एनलार्जमेंट हो जाती है नेक में ड्यू टू दी नॉर्मल फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड. तो इसको डायग्नोज करने के लिए ये इसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है आयोडीन 131. इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गॉइटर. देन टेक्नीशियम एक आइसोटोप है which is used for the to monitor bone growth.
ये आइसोटोप जो है टेक्नीशियम, ये मेडिसिन में यूज़ होता है। जो बोन की डेवलपमेंट हो रही होती है, बोन की जो ग्रोथ हो रही होती है, उसको मॉनिटर करने के लिए जो आइसोटोप हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेक्नीशियम। सो ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, इसमें क्या है कि किसी भी मेडिसिन में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है, जो कि फंक्शन करते हैं एज अ ट्रेसर, कि वो डायग्नोस करें कि बॉडी में ट्यूमर किस जगह मौजूद है। और दूसरा इट इज़, उसमें जो एग्जांपल है हमने क्या पढ़ी, आयोडीन 131 विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गोइटर। और टेक्नीशियम जो है इट इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। नेक्स्ट वाला जो है टॉपिक आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस फॉर द ट्रीटमेंट। ये आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल का मतलब ये कि जो इट इज़ यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ द ओल्ड फॉसिल ऑब्जेक्ट्स। और फॉसिल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? फॉसिल्स क्या होते हैं? दीज आर दी डेड रिमेन्स ऑफ very old plants, animals and stones. So radioactive isotopes, they are used for the age determination of the fossil fuels, fossils. और fossils में क्या आते हैं? dead remains of the plants, animals and stones. इन isotopes को हम use करते हैं for the एज डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉसिल। और फॉसिल में क्या आते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्टोन्स। ठीक है, एज डिटर्मिनेशन कि वो कितने साल पुराने। जब जियोलॉजी में और आर्कियोलॉजिकल यूजेस में क्या आएगा कि जब स्टडी की जाती है अर्थ की, जो पुरानी जब खुदाई होती है उसमें जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं, तो उसका अंदाज़ा लगाना म्यूज़ियम में भी रखी जाती हैं। और कि पहले अगर यहाँ पे कुछ था तो वो कितने 100 साल या 1000 साल पुराना था, उसको उसकी स्टडी जो है उसमें हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को। अब इसमें आ जाती है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द measuring of the half life of radioactive isotope in the fossil। फॉसिल में जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होती है उसकी हाफ लाइफ की जो डिटर्मिनेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। कि हाफ लाइफ को डिटरमिन किया जाता है। हाफ लाइफ का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये हमने पढ़ा है कार्बन 14। कार्बन जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो कि तमाम एनिमल्स, प्लांट्स, स्टोन्स, हर चीज़ में कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो कार्बन जो 14 है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और इसकी जो हाफ लाइफ है या वो कितनी होती है? राउंड अबाउट 5670 ईयर्स। कि इतने टाइम लगता है इसको डिकम्पोज होने में अगर ये प्रेजेंट हो। तो जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ज़मीन से मिलते हैं, उनमें कितनी ये प्रेजेंट होता है, उसकी
हाफ लाइफ को डिटरमिन किया जाता है और उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो प्लांट्स या एनिमल्स या स्टोन्स या और भी जो चीज़ें मिलती हैं वो कितने साल पुरानी थी। किस तरह से? बाय मेजरिंग दी हाफ लाइफ ऑफ दी रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि कार्बन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन दी ऑल सॉइल में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है, स्टोन्स में, हर चीज़ में प्रेजेंट होता है। तो उसकी हाफ लाइफ को मेजर करते हैं तो हम उसकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द एज डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स like fossil by measuring the half life of the radioactive isotopes in the fossils. Then दूसरा क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट अनदर मेथड इज दी एज डिटर्मिनेशन ऑफ दी old age objects by measuring radioactivity of C14 in them is called कार्बन डेटिंग। और रेडियो कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं और रेडियो कार्बन डेटिंग, दो तरीके से इसको लिखा हुआ है, कार्बन डेटिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग। C14 की रेडियो एक्टिविटी को उन ओल्ड ऑब्जेक्ट्स में मेजर किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग। ये डेफिनेशन जो है अमूमन शॉर्ट में आती है कि व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग और व्हाट इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग। शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो आपने उसमें ये लिखना है, जो लास्ट 2 लाइन्स हैं कि दी एज डिटर्मिनेशन ऑफ दी ओल्ड age determination of the old age objects by measuring the radioactivity of C14 in them is called carbon dating और radiocarbon dating। और दूसरा क्या मेथड है कि by measuring the half life of the radioactive isotope that is called radioactive isotope dating। हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे तो उसको आप बोलेंगे रेडियोएक्टिव आइसोटोप डेटिंग और रेडियो एक्टिविटी हमने उसमें से ये करनी है, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। सो एक्चुअली ये मेथड क्या है? इट इज़ दी एज डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक फॉसिल। और फॉसिल कौन कौन से होते हैं? एनिमल, प्लांट, डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल, प्लांट्स एंड द स्टोन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। Chemical reaction and structure determination। Now, radioactive isotopes are used in a chemical reaction to follow a radioactive element during to find out or to determine its structure। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो केमिकल रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है
किसको फॉलो करता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि उसमें यूज़ हो रहा होता है, ताकि उसके स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया जा सके कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू डिटरमिन इट्स स्ट्रक्चर। जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन जो है ये यूज़ होता है। कार्बन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड C14 को यूज़ करते हैं, कार्बन 14, और C14 इज़ यूज्ड टू लेबल CO2। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स in photosynthesis process to produce glucose। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स जो हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो क्या होता है कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं, जैसे कार्बन 14 जो है इसको यूज़ किया जाता है, और ये जितने भी स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स और केमिकल रिएक्शंस involved in the formation of glucose। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आती है और वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में भी आते होते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स वाटर, और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जितने भी रिएक्शन होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दी ग्लूकोज, वो तमाम स्टेप्स जो हैं, और अल्टीमेटली ग्लूकोज जो है वो कैसे बनता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको डिटरमिन करने के लिए वो तमाम स्टेप्स जो बीच में आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से जब ग्लूकोज बनता है, वो तमाम स्टेप्स जो है उनको फॉलो किया जाता है। उनको कैसे वो होते हैं उस सब को स्टडी करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं, और उसमें आ जाता है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द photosynthesis। Then application in power generation. The last one use of the radioactive isotopes which is given in your book. Application in power generation. पावर जनरेशन मीन्स कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शंस जो हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस, दे आर कैरिड आउट इन दी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और उसमें यूज़ किया जाता है यूरेनियम। सो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स are used to produce or generate electricity in the during controlled nuclear fission reactions in nuclear reactors। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन मीन्स कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसको बम्बार्ड किया जाता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, बाय स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स।
फिशन मीन्स ब्रेकअप, तो वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो ब्रेकअप होके और एलिमेंट्स बनाएगा और साथ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, और वो न्यूट्रॉन्स और साथ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड, वो कैसे यूज़ होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इसकी इक्वेशन हम करेंगे। U-234-92 इसको बम्बार्ड किया जाता है स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन से, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? U-235 यूज़ होगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। टू एलिमेंट्स जो हैं ये प्रोड्यूस होंगे, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। U-235-92 जो है इसको यूज़ किया जाता है और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स इसके साथ टकराए जाते हैं, कोलिजन होती है बम्बार्डमेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जो प्रोड्यूस करता है बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन्स एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। दिस एनर्जी इट इज़ यूज्ड टू boil water to convert it into steam in boilers. This steam it is used to run turbines, और टर्बाइन्स क्या करती हैं, ये जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रिएक्शंस किए जाते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को बम्बार्ड किया जाता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, तो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी जो है उसको यूज़ किया जाता है इन बॉयलर्स टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, और स्टीम जो है इट इज़ यूज्ड टू रन, स्टीम में बहुत एनर्जी होती है, इट इज़ यूज्ड टू रन द टर्बाइंस, और टर्बाइंस जो है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है। एंड दिस इज़ अ पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी, कि अगर किसी एटम्स को क्या जो पीसफुल यूज़ है उसमें एक ये है कि जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो किस लिए हम इस्तेमाल करें, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो विद दिस टॉपिक एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, इसमें हमने इसके जो हैं 5 यूजेस पढ़े हैं, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था रेडियोथेरेपी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन कैंसर, स्ट्रॉन्शियम 90 एंड P32 यूज़ होता है, और विद इन द बॉडी कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। देन हमने इसको पढ़ा एज अ ट्रेसर for the diagnosis and in a medicine, it is used as a tracer in the medicine to diagnose tumor within the body, और उसमें आयोडीन 131 को हम यूज़ करते हैं for the treatment of the goiter, और टेक्नीशियम इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टू मॉनिटर दी बोन ग्रोथ। अब क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है कि राइट द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन द रेडियोथेरेपी एंड दिस ये जो सेकेंड है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, तो उसमें ये 2 पॉइंट्स आएंगे। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आता, कोई से 2 पार्ट्स आ जाएंगे, या लास्ट वाला आ जाएगा हाउ इट इज़ यूज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ इन पावर जनरेशन, तो आपने लास्ट वाला उसको डिस्कस करना होगा, या आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़ पूछ लेते हैं, या केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, तो आपने उसको लिखना होगा। जो आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस हैं उसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक फॉसिल, उसमें प्लांट्स, एनिमल्स और स्टोन्स आ जाते हैं। इसमें हाफ लाइफ डिटर्मिन की जाती है ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, और अगर हम मेजर करते हैं रेडियो एक्टिविटी ऑफ द C14 दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग और रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग। देन
इट इज़ यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। इसको यूज़ किया जाता है to follow an element radioactive isotope to follow a radioactive isotope during the chemical reaction to determine the structure, जिसमें कि वेरी इंपॉर्टेंट जो है C14 इज़ यूज टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। और उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर अप टिल द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज विद इन द प्लांट बॉडी, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको डिटरमिन किया जाता है। और जो लास्ट है दैट इज़ यूज इन दी पावर जनरेशन कि रेडियो आइसोटोप्स जो हैं इट इज़ यूज्ड to generate electricity during the nuclear fission reactions, controlled nuclear fission reactions and nuclear reactor। इसमें क्या किया जाता है कि U-235 यूज़ करते हैं जिसको कि हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करेंगे। इट विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन द बॉयलर्स एंड this steam is used to run the turbines and turbines generate electricity। this equation is very important। आगे टेस्ट योरसेल्फ में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें 4 से 5 सवाल इसमें हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और कैसे इसका यूज़ है। आपकी इक्वेशन जो है उसको लाजमी लिखना है। नेक्स्ट में हम इसकी थोड़ी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे और अगला चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।